हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग DTPLSB की जो PRT के लिए NIOS समरी चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजीज फॉर UEE, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वत्रिकीकरण प्रारंभिक शिक्षा का। ठीक है, फर्स्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हम कुछ प्रोजेक्ट पढ़ेंगे जो कि UE के लिए स्टार्ट किए गए थे, और सेकेंड जो यूनिट 6 है वो उसमें सेकेंड वाले और भी प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अब UEE का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड एंड प्लेस ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ समझिएगा, UE को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। वहाँ मैंने कहा था कि किसी भी बच्चे को, मतलब चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का हो, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। लेकिन यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक नीड एंड द प्लेस ऑफ चिल्ड्रन। हमको देना तो है बच्चों को शिक्षा, लेकिन बच्चों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं और साथ में जहाँ वो मौजूद हैं, ठीक है, जो उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना भी UEE है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा, स्पेसिफिक नीड एंड द प्लेस ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एक बात की गई है, क्योंकि ये क्यों बताया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में हुआ क्या, 2001 में साखर शालाएं खोली गई। ठीक है, साखर शालाएं को शक्कर शालाएं भी बोल सकते हो, क्योंकि हिंदी में कहीं पे शक्कर लिखा हुआ था। अब इसी को ही सेकेंड सेमेस्टर स्कूल भी बोला जाता है। तो सेकेंड सेमेस्टर स्कूल किसे बोला जाता है, साखर शालाओं को बोला जाता है। 2001 में शुरू की गई। अब इसकी एक स्टोरी थी, इसमें एक स्टोरी दे रखी थी कि एक लड़का है, वो उसके घर में गन्नों का काम होता है। ठीक है, अब गन्ने खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी के टाइम में क्या होता है कि वो लोग चले जाते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम में, वो लोग जहाँ गन्ने बोए जाते हैं वहाँ चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं मार्च अप्रैल में। तो अब पूरी फैमिली जा रही तो बच्चे भी जाएंगे, तो बच्चों का स्कूल में ब्रेक लग जाता था, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। इसीलिए ये साखर शालाएं स्टार्ट की गई, जो कि जहाँ पे गन्नों का काम होता है, वहाँ पे जो गन्ना काटने का काम होता है वहीं पे ही उनको स्टार्ट किया गया, जिससे हुआ क्या कि वहाँ पे उनकी एजुकेशन अधूरी ना रह करके वहाँ पूरी करा दी गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी आगे भी है, क्योंकि आज इस चैप्टर में हम लोग महाराष्ट्र की केस स्टडी पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे उसकी केस स्टडी पढ़ेंगे, इसीलिए वहाँ पे डिटेल में भी है और यहाँ पे भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। एलिमेंट्री एजुकेशन ये इससे पहले वाले यूनिट में भी था, यहाँ पे भी है, लेकिन अब रफली बता देती हूँ कि एलिमेंट्री एजुकेशन में दो आते हैं, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। प्राइमरी 1 to 5th क्लास तक होता है, अपर प्राइमरी 6 to 8 होता है, उसकी एज लिमिट दे रखी है यहाँ पे। सेकेंडरी जो होता है वो 9th 10th को बोलते हैं। हायर सेकेंडरी जो उच्च माध्यमिक होता है वो 11th 12th को बोलते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो सबको पता है 2001 में हुई थी, लेकिन कौन से 5 ईयर प्लान में हुई थी? तो अब ये 5 ईयर प्लान क्या है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। एक्चुअली पहले क्या था, अभी से नीति आयोग है, वैसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था, हर 5 साल के लिए एक 5 ईयर प्लान निकालता था, जिसमें उनके कुछ गोल्स होते थे जिनको अचीव करना होता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो उसी में हमारा जो 5 ईयर प्लान था, 10th 5 ईयर प्लान था, उसी में सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा की गई थी, जो कि 2001 में स्टार्ट हो पाया था। 3 एस्पेक्ट हैं UEE के, 3 पहलू कौन कौन से हैं? पहला तो है एक्सेस एंड इनरोलमेंट, यानी कि बच्चों की सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सबका 100% जो इनरोलमेंट है वो हो सके सभी बच्चों का, और उसके अलावा हर 1 किलोमीटर के दायरे पे प्राथमिक स्कूल को खोला जा सके, ये हो गया इसमें। दूसरा क्वालिटी एजुकेशन पे किया गया। क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेसिक फैसिलिटी तो होनी चाहिए, मतलब रूम और बिल्डिंग्स वगैरह और वॉशरूम वगैरह। MLL का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएगा, कल भी मैंने बताया था और MLL कई बार आ चुका है। तो अब यहाँ पे टीचर्स की भी बात की गई थी कि टीचर्स को भी क्वालिटी एजुकेशन, मतलब उनकी ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से हो। नेक्स्ट जो पहलू है, एस्पेक्ट है, वो अटेंडेंस एंड रिटेंशन, यानी कि उपस्थिति और उनका बच्चों का बने रहना। तो कैसे बने रहेंगे? अटेंडेंस, ऑब्वियसली अच्छी एजुकेशन तो चाहिए, लेकिन अटेंडेंस अलाउंसेस, यानी कि अगर 75% अटेंडेंस है तो उनको अलाउंसेस मिलेंगे, उनको भत्ता मिलेगा। ठीक है, फ्री ट्रैवलिंग पास देना, मिड डे मील, ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करेंगी ताकि वो रिटेन रह सके स्कूल में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, क्या होता है? तो इनको समझते हैं, क्योंकि GER और NER में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो GER का मतलब होता है, फुल फॉर्म तो एक क्लियर हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल इन प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राइमरी स्कूल में जितने बच्चों ने इनरोलमेंट लिया है, नामांकन लिया है, बटा
नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज, प्राइमरी स्कूल की जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो इनरोल्ड हो या ना हो, वो टोटल बच्चे इसमें नीचे आएंगे जो उस एज ग्रुप के हैं, और ऊपर बच्चे आएंगे जिन्होंने इनरोलमेंट लिया है प्राइमरी स्कूल में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, ठीक है। अभी इस चीज़ को और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी। GER की वैल्यू 100% से अधिक हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए जो इनरोल्ड बच्चे जिनका नामांकन हुआ है वो प्राइमरी एज ग्रुप के नहीं हैं, उसके ज़्यादा एज ग्रुप के हैं, ठीक है, अधिक उम्र के बच्चों का इनरोलमेंट हो गया है, ओवर एज बच्चों का इनरोलमेंट हो गया है, उसी वजह से जो हमारा परसेंटेज होता है वो 100% से अधिक चला जाता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो अभी आपको इससे क्लियर हो जाएगा। NER का मतलब होता है नेट इनरोलमेंट रेशियो, इसकी वैल्यू 100% से अधिक नहीं हो सकती, मतलब मैक्सिमम 100% हो सकता है। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज इनरोल इन प्राइमरी स्कूल। अब यहाँ समझिएगा सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल एज लग गया है। तो मान लीजिए कि हमारे प्राइमरी स्कूल एज के कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्कूल एज के बच्चे हैं, ठीक, तो 6 से आप 14 कर सकते हो, ये हो गया। अब ये इनकी 5 के पाँचों ने इनरोलमेंट ले लिया, तो 5 अपॉन टोटल बच्चे कितने थे हमारे गांव में, 5 ही थे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटू 100 करेंगे, 100% आ जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ बात करें और यहाँ पे बच्चे जो थे 5 तो थे प्राइमरी एज ग्रुप के, लेकिन कुछ बच्चे थे जिन्होंने लेट पढ़ाई शुरू की, मान लीजिए वो अपर प्राइमरी के थे, मतलब उनकी पढ़ाई लेट स्टार्ट हुई। तो मान लीजिए कोई था 16 साल का, लेकिन उसने एडमिशन लिया प्राइमरी में, तो उसी वजह से इसका जो वैल्यू होता है वो 100% के ऊपर चला जाता है। तो मान लीजिए 5 बच्चे थे हमारे जो प्राइमरी एज ग्रुप के थे, 2 भी बच्चे अगर थोड़े से बड़े एज ग्रुप के थे तो टोटल बच्चे हो गए 7, और बटे में कितना आया 5, और इंटू 100 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आया 20, और देखिए कितना वैल्यू आ गई 140%, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने ऐसे रफली रैंडम एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया। तो यहाँ याद रखिएगा इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, इसकी वैल्यू 100% से अधिक नहीं हो सकती है, NER की और GER की हो सकती है। अब वापस चलते हैं हम लोग। NEP 1986 में और POA यानी कि प्रोग्राम फॉर एक्शन 1992 में, जो कि मैंने बताया भी था इससे पहले वाली वीडियोस में कि NEP 1986 में स्टार्ट हुआ था, उसी का संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें UEE की तो बात की गई, लेकिन साथ में उसके अलावा प्लस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पे भी बहुत जोर दिया गया था। अब कुछ प्रोजेक्ट देख लेते हैं जो कि स्टार्ट किए गए हैं UEE के लिए। शुरुआत होती है UPBEP से, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हुई है 1993 में, मतलब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाया 1993 में। यूपी गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक किसकी सहायता से शुरुआत कर पाए हैं, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। अब इसको हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया है बेसिक शिक्षा परियोजना, ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में है बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद को, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट काउंसिल को, ठीक है, तो इनको दी गई। और इस यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, इसमें किन मुद्दों पे जोर दिया गया, महिला वुमेन एम्पावरमेंट पे, यूथ स्किल डेवलपमेंट पे, ST SC के समान अवसर दिए जाना। यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था, कल्चर और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और सेंस ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया गया था। इम्प्लीमेंट किया गया तो 1993 में जब इसको इम्प्लीमेंट लागू किया गया तो उस समय 63 डिस्ट्रिक्ट थे यूपी में, जिसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और 5 वर्ष का लक्ष्य मान करके 2003 में से 17 डिस्ट्रिक्ट तक फैला दिया गया था। अभी प्रेजेंट में यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 75 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस टाइम पे 63 थे, तो ये इतनी डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। अब पढ़ते हैं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट क्या हुआ था कि ये बहुत प्रभावित हुआ था BEP से, यानी कि यूपी के जो प्रोजेक्ट चल रहा था उससे बहुत प्रभावित था। बिहार शिक्षा परियोजना ये किसकी सहायता से शुरू किया है, यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता से शुरू किया है। मतलब बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अकेले नहीं स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ में थी और यूनिसेफ ने भी साथ दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी, यूपी बेसिक शिक्षा परिषद को ही दी गई थी, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पहला एक्सटर्नली फंडेड, यानी कि एक्सटर्नली मतलब पूरी रूप से बाहर रूप से फंडेड एक प्रोजेक्ट था, जिसमें जो पैसा था वो बाहरी रूप से दिया जा रहा था। एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना गया है इसको। 1991 और 1992 में इसकी शुरुआत जब हुई थी तो 3 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात की गई थी, रांची, रोहतास और पश्चिम चंपारण, और फिर बाद में 4 मोर डिस्ट्रिक्ट में इसको फैला दिया गया, ठीक है। 11,000 प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी क्लासरूम बनाए गए थे, ठीक है, और 16,000 क्लासरूम्स बनाए गए थे, 11,000, और 16,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया गया था।
जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो एनजीओ के माध्यम से देने की बात की गई थी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है महिला समाख्या का संबंध किससे। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ऐसे ही लिखा था, महिला समाख्या का संबंध किससे है, तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट से है। इसमें क्या कहा गया था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की गई थी। विद्यालयों के लिए जो लोकल अथॉरिटी है वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करे इन ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल सेंटर, जो अनौपचारिक सेंटर होते हैं, और उसके अलावा VEC जो ग्राम शिक्षा समिति है उनके द्वारा प्रॉपर किया जाए ये चीज़ पार्टिसिपेशन। ठीक है। पोस्टर वर्कशॉप क्या होती है, तो पोस्टर वर्कशॉप का संबंध भी इसी से ही है। ठीक है, BEP से बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है रूरल लाइब्रेरीज़ का विस्तार करना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उनका एक्सपेंड करना। अब ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पे एक फिलअप था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फोकस ऑन डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि इस प्रोजेक्ट जो सुविधा वंचित वर्ग हैं, जो सुविधा से वंचित वर्ग हैं, उनकी शिक्षा पे पूरी तरीके से ध्यान दिया गया था, फोकस किया गया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लोक जम्बिस एक योजना थी। ठीक है, ये स्टार्ट की गई है 1992 में। ये एक जन आंदोलन रहा था, पीपल्स मूवमेंट रहा था एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। शुरुआत की गई इसकी 1992 में विद राजस्थान गवर्नमेंट एंड सीडा का फुल फॉर्म स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि स्वीडन की एक अथॉरिटी थी जिसके द्वारा जिसने सहायता की राजस्थान गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करने में। इसमें मेन फोकस किस पे किया गया था, इसमें मेन फोकस किया गया था गर्ल्स एजुकेशन पे। तो लोक जम्बिस का सीधा संबंध गर्ल एजुकेशन से आप कह सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ों पे भी फोकस किया गया। अध्यापिका मंच बनाया गया था, इसमें अध्यापिकाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की गई थी। एजुकेशन फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 तक इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2000 तक एजुकेशन फॉर ऑल को इम्प्लीमेंट कर देंगे। लिटरेसी 80% इन 15 से 35 ईयर एज ग्रुप, यानी कि 15 से 35 साल के जो लोग हैं उनमें लिटरेसी 80% तक की जाएगी। अभी जो मैंने 2-2 स्टार बनाया ना, इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल फैक्टर रहा है इस प्रोजेक्ट का। विलेज लेवल पे स्कूल मैपिंग और माइक्रो प्लानिंग। ठीक है, ये किसका मेन फोकस रहा है, ये आप आगे देखेंगे, DPEP में भी ये बात देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी है, लोक जम्बिस में भी है कि स्कूल मानचित्रण और सूक्ष्म योजना इनका निर्माण किया गया ताकि बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके, उनकी प्रोग्रेस को देखा जा सके, इसलिए विलेज लेवल पे किया गया था। प्रवेशोत्सव, ठीक है, तो ये बात भी लोक जम्बिस से संबंधित है। ये एक इवेंट होता है जिसमें पॉजिटिव और क्रिएटिव इन्वायरमेंट को स्कूल में बनाया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू RPM जो होती थी, रिव्यू प्लानिंग मीटिंग जो होती थी, वो ब्लॉक लेवल क्लस्टर लेवल पे होती थी हर महीने, ताकि रिव्यू किया जा सके, समीक्षा की जा सके विद्यालयों की। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व थी इसमें, तो एक्टिविटीज़ थी हॉस्टल फॉर ट्राइबल, जो जनजातीय लोग होते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराना। महिला शिक्षण विहार 15+ वालों के लिए। हाँ, तो महिला शिक्षा विहार जो था वो 15 से जो एज ग्रुप की ज़्यादा लड़कियां हैं जो विद्यालय से बाहर रहती हैं, उन्होंने नामांकन नहीं करवाया, उनके लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हॉस्टल फॉर ट्राइबल एजुकेशन एंड महिला शिक्षण विहार। बालिका शिक्षण सिविल जो 9+ एज ग्रुप की होती हैं उनको 6 से 8 महीने की शिक्षा दी जाती है। एक आवासीय कैंप, यहाँ पे भी रहने वहने का होता है। और पुनः दाखिला, जिन्होंने छोड़ दी थी उनको दोबारा जोड़ने के लिए एजुकेशन से। मुक्तांगन क्या है, तो मुक्तांगन की शुरुआत ये भी ट्राइबल्स के लिए था, मतलब जनजातीय लोगों के लिए था, बच्चों के लिए था। और ये किशनगंज में इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहली बार, किशनगंज बरन में। इंस्टीट्यूट ऑफ सहज शिक्षण केंद्र, इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ था, हिंदी में भी यही लिखा था, तो याद रखिएगा। ये इसमें इसकी बात की गई थी। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, आंगनवाड़ी केंद्र। आप चाहें तो नीचे वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर के जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट योजना जो है हमारी शिक्षा कर्मी परियोजना। तो शिक्षा कर्मी परियोजना जो है राजस्थान में, इसको भी शुरू किया गया था, प्लस सीडा मतलब वही स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड इम्प्लीमेंट करता था, RSKB। कब शुरुआत की गई थी, 1987 में। शिक्षा कर्मी वो होते हैं जो टीचर्स के साथ में हेल्प के रूप में होते थे। मतलब मेन प्रॉब्लम इसमें, जो मेन प्रॉब्लम बताई गई थी वो टीचर्स की एब्सेंटीज को लेके बताई गई थी कि टीचर उपस्थित नहीं रहता, जिसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने एक विद्यालय में जो एक टीचर था उसके लिए 2 स्थानीय निवासी शिक्षा कर्मी के रूप में रखे जाएंगे। जैसे आप समझ सकते हो शिक्षा मित्र का जो यूपी में कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी हद तक ऐसे ही सिमिलर है। तो 2 स्थानीय निवासी शिक्षा मित्र के रूप में रखे जाएंगे। सीडा द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी इसकी साल में 2 बार। कितनी बार, साल में 2 बार। अब ये एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डे सेंटर क्या होते हैं और परिहार पाठशालाएँ क्या होती हैं,
इंग्लिश में भी यही बोला गया है। तो फिर यहाँ पे डे सेंटर वो होते हैं, डे सेंटर का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे शिक्षा कर्मियों द्वारा जो पढ़ाई होती है, जो हेल्प की जाती है, जो पढ़ाया जाएगा उसको डे सेंटर बोला जाएगा दिन के टाइम पे। परिहार पाठशालाएँ जो होती हैं वो जो दिन के टाइम में पढ़ नहीं सकते हैं उनको रात के टाइम में शिक्षा देने की बात की गई थी। परिहार पाठशाला मतलब एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये। महिला प्रकाशन केंद्र महिला शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए था कि महिला जो शिक्षा जो ये जो हेल्प करने के लिए ताकि और उनकी ट्रेनिंग देने के लिए। और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है इसकी मैंने अलग से डेफिनेशन आगे दे रखी है, लेकिन यहाँ पे भी समझ लीजिए ये डिसेबल्ड बच्चों को जोड़ने का काम करने के लिए था, क्योंकि उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाते थे। इससे अच्छा है कि उनको ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उनको जनरल स्कूल से जोड़ा जा सके, इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की भी बात की गई थी। तो ये एक्टिविटीज़ जो चार की चारों हैं चारों इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी महाराष्ट्र की, तो उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है इसमें कि महाराष्ट्र में कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए, जो सोशल रूप से जो बैकवर्ड हैं उनके लिए। तो इसमें ST SC नोमैडिक जो कास्ट होते हैं, नोमैडिक चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप, बोर्डिंग हाउस, आश्रम स्कूल की बात ECCE में भी की गई है ना, ये वही है। तो उसी टाइप में आप समझ सकते हो। बुक बैंक स्कीम में होता है कि आपको बुक दे दी जाती है फ्री 1 साल के लिए, देन 1 साल के बाद जैसे आप अगले क्लास में जाते हो आपसे वापस ले ली जाती है। ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ टैलेंट रिसर्च बाय NCERT, तो ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ टैलेंट रिसर्च कौन आयोजित करवाता है, तो NCERT करवाता है। इसके द्वारा क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को। ठीक है। अब नेक्स्ट लड़कियों के लिए क्या किया गया था, लड़कियों के लिए जो इन्होंने महाराष्ट्र में इन्होंने भत्ता दिया था, मतलब अलाउंसेस दी थी। अगर 75% अटेंडेंस है लड़कियों की तो उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे। 1987 में जहाँ डेट आ जाएगी, सन आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1987 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा फ्री ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की गई थी। ठीक है। मातृ प्रबोधन परियोजना, ये इंग्लिश में भी यही था कुछ, मतलब इसका 2 नाम नहीं है, ऐसे ही याद रखिएगा। मातृ प्रबोधन योजना कहाँ की है, तो ये है महाराष्ट्र की। आर्मी स्कूल कहाँ का है, तो आर्मी स्कूल की बात भी इसी में लड़कियों के लिए, अरे लड़कियों की मतलब लड़कियों का इनरोलमेंट किया जाने की बात की गई थी। समूह निवासी रिमोट एरियाज के लिए था, समूह निवासी ये जो कॉन्सेप्ट था। अब आर्थिक रूप से पिछड़े जो इकोनॉमिक रूप से वीकर थे उनके लिए स्कॉलरशिप 1978 में कितनी दी गई, 70 रुपये बॉयज़ को, 80 रुपये गर्ल्स को। EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट जो था, ठीक है, उनके लिए 1956 में 75% अटेंडेंस होने पे प्लस पेरेंट्स की जो इनकम है वो 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड है। ठीक है। न्यूट्रिटिव डाइट मतलब जो पोषक आहार है वो 1985 में अच्छा खाना वाना देना, ये बात की गई थी। ये बस सन इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज तो आप समझ ही गए हैं कि पोषक आहार की बात हो रही है। सावित्रीबाई फुले, इसको मैंने मार्क किया है तो याद रखिएगा, कुछ भी नाम वैसा कुछ स्पेसिफिक आ जाता है ना तो पूछ लिया जाता है कि सावित्रीबाई फुले पेरेंट एडॉप्शन स्कीम किससे संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। अब इसमें हुआ क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। 1983 में इसमें प्रिंसिपल जो ऑफिसर होते हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, लाइक जो अधिकारी वगैरह होते हैं, वो क्या करेंगे, वो किसी एक लड़की को अडॉप्ट करेंगे। अब अडॉप्ट का मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपने घर ले जाएंगे, अडॉप्ट का मतलब ये है कि उनका खर्चा पानी देना, मतलब मिनिमम 30 रुपये, उस टाइम पे मिनिमम 30 रुपये उन्हें देना था अप टू 7th स्टैंडर्ड, 7th क्लास तक उनको मिनिमम 30 रुपये देना होता था। ठीक है। बैंक बुक स्कीम, 1 साल के लिए फ्री बुक, देन वापस, ये तो मैंने अभी ऊपर भी बताया था, ये यहाँ पे भी शुरुआत की गई थी, मतलब ये जो इकोनॉमिक रूप से वीकर थे उनके लिए भी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंट एरिया चिल्ड्रन, यानी कि जो दूर दराज इलाकों में बच्चे रहते हैं उनके लिए 1970 में बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की गई। वो कौन कौन सी है, बस नाम याद रखिएगा। न्यूट्रिटिव डाइट स्कीम, ठीक है, वही पोषक आहार। आश्रमशाला 2 तरीके की थी, बेसिक थी, एक पैरा बेसिक थी। बेसिक 1 to 5th होती थी एंड देन 5th to 10th होती थी। यहाँ 7 to 10th भी दे रखा था, लेकिन आई थिंक वहाँ मिसप्रिंट है, तो 1 to 5th एंड या आप 2 बस ये नाम भी याद कर सकते हो, बेसिक एंड पैरा बेसिक। विद्या निकेतन क्या था, ये भी डिस्टेंट जो दूर दराज के बच्चे थे उनके लिए शुरू की गई थी। फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर टैलेंटेड ट्राइबल, जो जनजाति बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं उनके लिए। कब हुआ था, 1981 में पहली बार ऐसा खोला गया था विद्या निकेतन, केलापुर, येवतमल। ठीक है। कुरनशाला क्या थी, कुरनशाला मोबाइल स्कूल थे, मतलब जो एक जगह पे नहीं रहते थे, मतलब इनको ये एक जगह पे जहाँ इनकी ज़रूरत है ये वहाँ पे खोल दिए जाते थे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, ताराबाई मोदक और अनुताई बाग द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ताराबाई मोदक और अनुताई बाग किससे संबंधित है, कुरानशाला से संबंधित है या कुरनशाला से संबंधित है। चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोजेक्ट
1982 में अंडर यूनिसेफ, और यूनिसेफ की मतलब की देखरेख में इसको शुरू किया गया था, लेकिन शुरू कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में ही किया गया था, ठीक है। और पिक्चर वाली बुक, अब ये भी उन्हीं के लिए था जो दूर दराज के बच्चे थे ना, उन्हीं के अंडर में ये है, हेडिंग डाला था ना 4th वाला, इसी के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि जो पिक्चर्स रिलेटेड, जो पिक्टोरियल फॉर्म में बुक्स को ज़्यादा प्रेजेंट किया जाए। और प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेज, अब एक दिक्कत ये हो रही थी कि जो जनजातीय लोग थे उनकी भाषा डिफरेंट थी, और यहाँ स्कूल में थोड़ी डिफरेंट भाषा यूज़ होती थी, तो उनकी लैंग्वेज बैरियर को कम करने के लिए MSERT यानी कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने बुक्स तैयार की जो कि ट्राइबल लैंग्वेज के लिए प्रेफर करती थी, ट्राइबल लैंग्वेज को प्रेफर करती थी, ठीक है, जिससे उनके लिए इजी हो गया। अब आता है 5th जो टॉपिक है महाराष्ट्र रिलेटेड, फॉर आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल से बाहर है चिल्ड्रन, जो जिन्होंने छोड़ दिया है स्कूल किसी रीजन वजह, या जिन्होंने इनरोल नहीं किया है, तो उनके लिए क्या क्या स्कीम शुरू की गई थी। ब्रिज स्कूल, स्कूल सेतु नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिज मतलब जोड़ने का काम करना। अब इसके लिए होता क्या था, इसके लिए 45 दिन की पढ़ाई की जाती थी, मतलब जो स्कूल छोड़ दिए थे उन्हें 45 दिन के लिए 45 दिन में उन्हें तैयार किया जाता था ताकि वो फिर से इनरोल कर सके। सीधी सी बात है, अगर कोई बहुत दिन से नहीं पढ़ रहा है उसको स्कूल में डालेंगे तो बहुत दिक्कत होगी ना, तो पहले से उसको प्रिपेयर करने के लिए 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को। अब इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इसमें क्या होता था, वॉलंटियर्स, इसमें वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता था, मतलब कुछ एक वॉलंटियर्स की भर्ती की जाती थी, उनको ट्रेन किया जाता था और पता लगाते थे उन चिल्ड्रन का जो कहीं फैक्ट्रीज में जोखिम भरे कार्यों में लगे हुए हैं। 5 से 8 साल के बच्चे जो होते थे उनको रेगुलर स्कूल में भेजा जाता था। 9 से 13 साल के बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि व्यावसायिक ट्रेनिंग पे भेजा जाता था, और 14 से 17 साल के जो बच्चे होते थे उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और इन सब के साथ में स्कूल तो भेजा जाता था लेकिन स्कॉलरशिप भी दी जाती थी, ठीक है। तो इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट क्या है, इसमें लेबर मतलब जो बच्चे चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए हैं उनको वहाँ से निकालना और स्कूल से जोड़ना। साक्षरशालाएं अभी मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, साक्षरशालाएं वही जहाँ पे शुगर केन का काम होता था, कटिंग का काम होता था, तो यहाँ पे वो खोल दी जाती थी और अक्टूबर से मार्च तक चलती थी। बस ये डेटा इंपॉर्टेंट रखिएगा। कब स्टार्ट की गई थी स्टार्टिंग में बताया भी था, 2001 में। केप प्रोजेक्ट क्या है, तो केप प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यूनिसेफ ने मिलकर किया था। केप प्रोजेक्ट ये प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि प्राथमिक शिक्षा सभी को मिल सके, और इसमें सेल्फ लर्निंग सेंटर बनाए जाते थे, ठीक है। वटीशाला भी महाराष्ट्र से संबंधित है। यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी हिली और ट्राइबल और रिमोट एरियाज़ के लिए। मिनिमम 15 बच्चे होते थे, लेकिन इसमें देखिए इसमें इसकी खास बात क्या थी, खास बात ये थी कि वटीशाला में 15 बच्चे ले लिए गए, लेकिन उसमें 1 to 4th का ही सिलेबस पढ़ाया जाता था। क्लास 1 से क्लास 4 तक का ही सिलेबस पढ़ाया जाता था, उनको मतलब बेसिक तैयार किया जाता था इसमें। रेमेडियल टीचिंग क्लासेस फॉर MLL, अब यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो आप यहाँ देख सकते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, तो रेमेडियल टीचिंग क्लासेस होती थी ताकि न्यूनतम अधिगम स्तर को मेंटेन किया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि देखिए अब यहाँ महाराष्ट्र में हुआ क्या कि लड़कियों के लिए अलग, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए अलग। अब आता है फॉर स्पेशल टारगेट ग्रुप, हैंडीक्राफ्ट और देवदासी चिल्ड्रन, इनके लिए किया गया था। इनके लिए क्या किया गया था, तो देवदासी एक बहुत निगेटिव अप्रोच है, अगर आप लोग नेट पे सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा देवदासी एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि प्रथाएँ मौजूद रहती हैं। तो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए स्नेहशाला खोली गई, उनको भत्ता दिया गया, फ्री पास, वुमेन्स प्रबोधन प्रोग्राम। तो वुमेन्स प्रबोधन प्रोग्राम किससे संबंधित है, देवदासी के जो चिल्ड्रन होते थे उनसे संबंधित है। एक्चुअली उनको मना कर दिया जाता था, स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता था इसीलिए। हैंडीकैप जो थे उनके लिए इंटीग्रेटेड, और वही इंटीग्रेटेड अप्रोच जो अभी मैं बताऊंगी भी नीचे लिखा हुआ है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा की बात की गई। डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो थे उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए थे। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है, 1885 में पहला खोला गया था डीफ एंड डम्ब स्कूल, कहाँ पे, मुंबई में खोला गया था। यहाँ पे अच्छा ये मान लीजिए इसके डिसेबल्ड बच्चों के लिए ये स्कूल खोल दिया गया, स्पेशल स्कूल। लेकिन अब यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि लाइन क्या, आपको वैसे भी हम लोगों को ये चीज़ पता ही होना चाहिए कि स्पेशल स्कूल में अगर बच्चों को भेजेंगे तो वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे जितना वो जर्नल में जाएंगे, तो उनको लगेगा हाँ हम भी लोगों जैसे ही हैं, लेकिन उनको डिफरेंट फील नहीं कराना होता है। इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की भी बात की गई कि स्पेशल स्कूल की बजाय जनरल स्कूल में डिसेबल्ड बच्चों को भेजना। तो पहले तो खुल गया था, लेकिन देन अब भी जनरल स्कूल का भी कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ते हैं DPEP, ठीक है।
तो DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत 1994 में की गई फॉर UEE अगेन, क्योंकि UEE हम चैप्टर का नाम है वही पढ़ रहे हैं। फेज़ 1 में इसकी शुरुआत 5 स्टेट में की गई थी विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। किसकी सहायता से की गई थी? वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई थी। ईच स्टेट, हर स्टेट ने 5 डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए थे जो कि बहुत पिछड़े थे, जो वुमेन एजुकेशन है उनको लेकर के, अदरवाइज भी। यहाँ टारगेट क्या रखा गया था? 100% एक्सेस हो सके और इनरोलमेंट हो सके, MLL को प्राप्त कर सके, एंड ड्रॉप आउट जो है वो कम कर सके, रिटेंशन हो सके बच्चों का, इन सब पे जोर दिया गया था। मेजर कंपोनेंट क्या रहे थे इसके? तो सिविल वर्क यानी कि कंस्ट्रक्शन को अच्छे से, स्कूल, टॉयलेट वगैरह बनवाना, फर्नीचर्स वगैरह, इन सब पे ध्यान दिया गया था। स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग, जो कि मैंने अभी ऊपर ही बताया था, स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग इंपॉर्टेंट था, मेन फैक्टर था उसका। अब यहाँ पे स्कूल मानचित्रण और सूक्ष्म स्तर योजना, इसमें समुदाय की भागीदारी की जाती है। VEC विलेज एजुकेशन कमेटी मॉनिटर करेगी, मतलब यानी कि जो लोकल अथॉरिटी है ना, कम्युनिटी है, वो प्रॉपर रूप से पार्टिसिपेशन करे, और उसके अलावा जो VEC है, जो विलेज एजुकेशन कमेटी है, वो मॉनिटर करे कि चीज़ें ढंग से हो रही है नहीं हो रही है। इसका मेन इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, MIS, तो MIS का संबंध DPEP से ही है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें प्रबंधन की बात की गई है, ठीक है, मतलब मैनेज करना। सप्लाई ऑफ कंप्यूटर एंड द डायल अप नेटवर्किंग टू ऑल DPEP डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ पे कंप्यूटर को सप्लाई करना और डायल अप नेटवर्किंग को सप्लाई करने का काम, मतलब ये मैनेज किया जाना था। और उसके अलावा एवरी ईयर, हर साल MIS अपडेट करता है स्कूल डेटाबेस को, ठीक है, स्कूल डेटाबेस को, और हर महीने MIS क्या डेवलप करता है? डेटा फॉर SOE, जिसको सेंड किया जाता है SPO को। मतलब यहाँ समझिएगा कि हर साल जो स्कूल का जितना भी, क्योंकि मैनेज करना है ना, तो स्कूल से रिलेटेड जितना भी फैक्ट है उनको डेटाबेस में अपडेट करता है। देन हर महीने क्या होता है? उसको सेंड किया जाता है SOE के पास, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि ये खर्चा है, एंड सेंड टू SPO। फिर देन SPO के पास भेजा जाता है, जो स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, ऑफिस होता है, वहाँ भेजा जाता है। देन इनको फंड मिलता है अपने जो भी इनका खर्चा वर्चा है उसके लिए, ठीक है। जिलों की पहचान करना इस पर कि कौन कौन से जिलों में ज़्यादा ज़रूरत है, जो वीकर सेक्शन है, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनकी पहचान करना। नई BRC और CRC बनाना। स्कूल को 2000 रुपये, इसमें स्कूल को 2000 रुपये दिया जाता था, और अध्यापक को 5000 रुपये ईयरली एज अ ग्रांट, अनुदान के रूप में दिया जाता था, ठीक है। स्ट्रैटेजी एंड एक्टिविटीज़, इसकी क्या, DPEP की क्या स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज़ रही हैं? ओपनिंग न्यू LP स्कूल इन ट्राइबल एरिया, जनजातीय स्कूल में नए LP स्कूल खोलना। मल्टी ग्रेड लर्निंग सेंटर इन रिमोट एरियाज, मल्टी ग्रेड जो लर्निंग सेंटर हैं वो दूर दराज के इलाकों में खोलना। अल्टरनेट स्कूल खोलना। फ्री टेक्स्ट बुक देना। मंथली PTA मीटिंग जो मीटिंग होती है, और सहवासा कैंप भी इससे संबंधित है, ठीक है। VEC जो विलेज एजुकेशन कमेटी बताई थी मैंने, और PMC, इसका फॉर्मेशन भी इसमें होना था। तो जो विलेज की होती है, एंड PMC का फुल फॉर्म है पंचायत मॉनिटर सेल, इन दोनों का काम मॉनिटर करना होता था। अब यहाँ पे एक्शन रिसर्च प्रोग्राम और स्टडीज़ एट BRC एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, कुछ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम को बनाना, और ये मतलब ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है कि ऐसे काम करना है। ये सारे पॉइंट रहे हैं। IEDC क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको इनरोल कराना। गर्ल एजुकेशन, ये सारे तो पॉइंट वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि गर्ल एजुकेशन को, जो वीकर सेक्शन है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको जोड़ना, क्योंकि 100% इनरोलमेंट तभी तो होगा जी, ठीक है। डिस्टेंट एजुकेशन, जो दूर दराज रहते हैं, मीडिया में न्यूज़ लेटर वगैरह आ जाते हैं कि उनको पब्लिश करना टाइमली। विलेज एजुकेशन रजिस्टर, अब ये आ जाता है कि विलेज एजुकेशन रजिस्टर एंड डिटेंशन रजिस्टर, तो एक विलेज में एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे बच्चों का खरा दे रखा होता है, सारा डेटा दे रखा होता था, मतलब लिखा जाता था। एंड रिटेंशन रजिस्टर, कि कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने ड्रॉप कर दिया है, कितने बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। GER जो निकला था उस टाइम पे वो 102 निकला था, एंड NER 90% निकला था। GER और NER को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा चैप्टर, और बस ऐसे ही 2-4 बार सुन लेंगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हाँ ये इससे संबंधित है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कभी कभी ना चीज़ें हम लोग को हर चीज़ रटनी नहीं होती है, एलिमिनेशन से भी आंसर सही हो सकते हैं, तो आप ऐसे भी तैयार करिएगा, ठीक है। सो इससे पहले अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो करिए, और मेहनत लगती है तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। थैंक यू।